नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आपके बीच रण क्षेत्र में लेकर आई हूं, क्योंकि यह मुद्दा इस वक्त केवल भारत का मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया भर का मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर में इस बात पर चर्चा सरगर्म हो गई है कि क्या अब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर मोदी ने बदल दिया है। क्या दुनिया में एक नए शक्ति केंद्र के रूप में भारत उभर कर सामने आने लगा है। यह कोई सतही समिट नहीं था, एससीओ समिट, जिसमें भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल ये ग्लोबल रणभूमि की नई बिसात बन गया। एससीओ समिट 2025 में जो हुआ तियानजिन में भारत के पहुंचने पर, उसने बहुत सारे नए समीकरण और बहुत सारी नई तस्वीर सामने रखी। जहां एक ओर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, सोचा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है जो अपनी ताकत के साथ, नई रणनीति के साथ, नई कूटनीति के साथ बदलते हुए आयाम में दुनिया में चमकता हुआ नजर आ रहा है। हर मोर्चे पर मोदी ने भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। पुतिन के साथ हाथ मिलाया, शी जिनपिंग के साथ सहयोग की बात हुई और फिर स्पष्ट हुआ कि ये केवल समिट ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक विस्फोट है, जहां अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत चीन रूस की स्ट्रैटेजिक टुगेदरनेस का मुकाबला हो रहा है। क्या ये जो समीकरण बन रहा है, ये एक नया विश्व क्रम है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। एक ऐसा ग्लोबल साउथ लेड ऑर्डर जो अमेरिका के बादशाही ढांचे को पूरी तरह से हिला रहा है। क्योंकि जब ये शिखर सम्मेलन हुआ तो यहां पर बहुत सारी बैठकों की तस्वीरें सामने आई। ये बैठक औपचारिक नहीं थी, ये मंच वैश्विक राजनीति के पुराने समीकरणों को हिलाकर रख देने वाला प्रमाणित हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक मंच पर आने के बाद ये साफ संकेत मिल रहा है कि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका की अकेला सुपर पावर वाली बात अब केवल कहानी बन चुकी है, यानी वो इतिहास की बात होने वाली है। वर्तमान और भविष्य एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारत की चमकती हुई, धमकती हुई इस ताकत ने एक बड़ा बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की एक तस्वीर सामने आई। ये देखिए, वो तस्वीर है जब दो महाशक्तियों का महामिलन होना था, और उसके पहले पुतिन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर आत्मीयता व्यक्त की, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह गई और सबसे ज्यादा चुभी अमेरिका की आंखों में, ट्रंप की आंखों में। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल तक पहुंचना, मंच पर खुली हंसी मजाक के साथ संवाद करना, ये दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत रूस संबंध अब सिर्फ सामरिक नहीं, बल्कि और ज्यादा गहरे भरोसे की नींव पर आधारित हो चुके हैं। ये दोस्ती अमेरिका के सामने चुनौती भी है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक जरा याद कीजिए कि जहां आपने देखा भी था कि अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन के सामने झिझकते हुए नजर आए थे। पूरी की पूरी लाइमलाइट पुतिन लेकर चले गए थे। बीजू बॉम्बर्स से जिस तरीके से उन्हें सम्मान दिया गया, यह भी चर्चा हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुतिन को डराने का एक प्रयास था, एक मैसेज था। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि उनके सामने जो व्यक्ति है वो पुतिन है। और आज की तस्वीर देखने के बाद ट्रंप एक और बात सोच रहे होंगे कि पुतिन के सामने जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, बल्कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तियानजिन में पुतिन ने मोदी के साथ न केवल समानता बल्कि गर्मजोशी और आत्मीयता दिखाई। यह वही बदलाव है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला रहा है। अमेरिका अपनी बेचैनी छिपा नहीं पा रहा। भारत में अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एससीओ के मंच से जुड़े संदेशों को कमजोर करने के प्रयास में ट्वीट और बयान जारी किए। उन्होंने भारत और अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता बताने की कोशिश की। लेकिन एससीओ की तियानजिन तस्वीरों और मोदी पुतिन जिनपिंग के व्यवहार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का दबाव अब भारतीय रणनीति पर
कोई असर नहीं डाल पा रहा है। इसी पर करेंगे आज खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज की अतिथि, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है बप्पा की आरती का, तो सीधे लिए चलते हैं आपको बप्पा की आरती की तरफ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो सुदर्शन न्यूज को 23 वर्ष हो चुके हैं और पिछले 23 वर्षों से लगातार हम गणपति बप्पा की पूजा आराधना भक्ति करते हुए आ रहे हैं और आज गणेश उत्सव का 6वां दिन है। हम लगातार पिछले 5 दिनों से गणपति बप्पा की शाम 6 बजे लगातार आरती करते हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं गणपति बप्पा की मंगल आरती की ओर। माता
खबरें देखेंगे। ओवर टू अल्लाह अपनी। और चलिए अब बप्पा की आरती हो चुकी है, बप्पा को नमन करते हुए और इसी के साथ आज के रणक्षेत्र की शुरुआत करते हैं। अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो आज बात होगी कि मोदी कैसे द बॉस कहे जा रहे हैं और कैसे भारत नई शक्ति का केंद्र बन गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं सुमित जैन साहब, जो सीधे चीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा यूएस से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं वंदना झिंगन जी जुड़ रही हैं और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर प्लीज पैनल लेकर आइए गेस्ट को। और शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपके साथ ही करना चाहती हूँ कि जो ये तस्वीर आज सामने आई एससीओ समिट से, जो उम्मीदें थी, क्या ये तस्वीरें, वो चाहे एससीओ समिट में भारत की उपस्थिति हो, वो चाहे शी जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात हो या फिर पुतिन के साथ जो मुलाकात हो, जिस उम्मीद के साथ इस एससीओ समिट में भारत पहुंचा था, क्या वो तस्वीर पूरी होती हुई नजर आई है? क्या मैसेज दुनिया के लिए आपकी नजरों में? धन्यवाद लावनी जी। देखिए, यह पूरा विश्व जो है तो उम्मीदों से चलता है, होप, और वो जो होप है वो नजर आ रहा है कि विश्व में मल्टीलेटरलिज्म है, सबने मिल करके करना है। यूनिलेटरलिज्म को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा था, उसको देखते हुए मुझे लगता है, इसमें कोई शक नहीं कि जरूर एक मल्टीलेटरलिज्म को लेकर के मल्टीलेटरलिज्म की जीत हुई है। पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड। आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं किस प्रकार से मोदी जी शी जिनपिंग के साथ हैं, किस प्रकार से पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये जरूर एक सिंबॉलिक हो या मैसेजिंग जरूर जाता है पूरे विश्व भर में कि कुछ भी हो, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और जिस प्रकार से पुतिन और मोदी जी साथ में चल रहे थे और जिस प्रकार से हमने देखा कि शहबाज शरीफ बेचारे अकेले अलग अलग खड़े हुए नजर आ रहे थे, ये क्या दर्शाता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने खुद माना शहबाज शरीफ ने कि भारत मर्सिडीज है और हम बम्पर ट्रक हैं। अगर वो बम्पर ट्रक है तो वो देख रहा था कि किस प्रकार से मर्सिडीज में बैठ करके ये तीनों के तीनों अब जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पुतिन और मोदी जी एक ही गाड़ी में बैठ करके अपने बायलैटरल टॉक के लिए गए, तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है पूरे विश्व भर में इससे कोई शक नहीं कि कोई भी किसी को अपना एक सबसर्विएंट स्टेट नहीं बना सकता है। भारत एक पुरानी सभ्यता है और पुरानी सभ्यता होने के नाते चीन ने भी कहा है, चीन की शी जिनपिंग की शुरुआत ही ये हुई है कि हम दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। 2024 में उन्होंने कहा था कि पहाड़ है, ओशन है, ये हमारे बीच में नहीं आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आतंक को लेकर के सब एक पेज के ऊपर नजर आए, सबने माना। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की 11 मिनट की स्पीच में 9 बार आतंकवाद पहलगाम का जिक्र, ये दर्शाता है कि विश्व को खतरा है आतंक का और उस खतरे को लेकर के सब निपटेंगे। और एससीओ में तकरीबन 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट, 10 ऑर्गेनाइजेशनल हेड, बहुत बड़ा माने है। 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी 40 जी, और उससे भारत धीरे धीरे करते हुए जिस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर रहा है, ये 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी बहुत जल्दी एक दशक के अंदर इट जस्ट माइट बिकम 33 और 35% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो जरूर अमेरिका को और बाकी जो वेस्ट है उनको देख रहा है कि ये जो एशियन कम्युनिटी है, ये अगर मिल गए तो शायद जो उनका जो उनको लगता था उनका वर्चस्व है, वो वर्चस्व को उनके खतरा होने के नाते इस तरह के टैरिफ लगाओ, इस तरह की बातचीत करो। और जिस प्रकार से ट्रम्प के जो उसके सलाहकार हैं, और मुझे तो बड़ा बुरा लगा सुन करके कि उन्होंने जैसे कहा कि ब्राह्मण है और क्या उसको बोलते मोदी वो, ये शब्द का इस्तेमाल बहुत बुरा है। अब क्या करें, वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, क्योंकि हर मोर्चे पर तो भारत ने उनको बहुत जबरदस्त जो जवाब होता है वो भारत की तरफ से दिया गया है। और निश्चित रूप से कहते भी हैं कि एक तस्वीर कई संकेत देती है। तो आज की तस्वीर जो थी, इन जो बीते 2 दिनों की तस्वीर थी, उसने संकेत ही नहीं बल्कि संदेश भी दे दिया। मैं सुमित जी संजय सर की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्या ये मान लिया जाए कि मोदी ने वाकई वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है? क्या ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी की पर भारत की जो बात हुआ करती थी, अब वो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ गई है और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है यही कहीं ना कहीं सब अमेरिका को खटकने लगा है? सुमित जी देखिए, पहली बात यह है कि जैसे ये तस्वीरें बाहर निकली हैं
यहाँ पर मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग इकट्ठे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, गुड नाइट, यानी कि उनको पता लग गया उनके सोने के दिन आ गए हैं, अब उनकी दादागिरी दुनिया में से बाहर निकल रही है। पहली बात ये। दूसरा, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? जब मोदी जी 7 साल के बाद एक दुश्मन कंट्री में जाते हैं और वहां पे जैसे चलते हैं जैसे कि कंट्री को ओन करते हैं, ये आपने आप में बताता है कि हम उस मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जहां पर हम अपना हिस्सेदारी हम ले रहे हैं पूरी दुनिया में, और दुनिया हमारे पास आती है, हमारी बात सुनती है। मल्टीपोलर वर्ल्ड वही होता है जहां पर, अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, मल्टीपोलर है जहां पर आपकी बात को अहमियत दी जाती है, लोग सुनते हैं आपको, इसी को बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। और हमने वहां पर किया क्या? हमने वहां पर बोला है एससीओ की समिट में खड़े होकर, चीन की धरती के ऊपर जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक क्या है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर काम नहीं होगा, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ही आएगा। क्योंकि हमने क्या बोल दिया कि अब एक्सप्लिसिटली बोला गया है मोर जस्ट सिस्टम चाहिए, इक्विटेबल चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। हमने कदम रख दिया इस एससीओ मीटिंग के अंदर, और 3 बहुत बड़ी शक्तियां वो इकट्ठी हुई हैं, शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन। ये 30-35% वर्ल्ड की जीडीपी को और पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। वो अमेरिका टू अस को हमें बताए कि हमें ट्रेड किससे करना है, किससे नहीं करना, कौन सी करेंसी में करना है। हमने वो भी बता दिया कि जो तुम टेररिज्म यूज कर रहे हो, अमेरिका को बोला है डायरेक्टली कि जो ट्रेड टैरिफ्स को तुम टेररिज्म की तरह यूज कर रहे हो, ये दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड को सहन नहीं करेंगे, दूसरा हम ये भी बोल दिया कि जो आपने ये यूनाइटेड नेशंस को, वहां पर भी सिर्फ अमेरिका की चलती है और किसी की आप चलने नहीं देते, वहां पर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। यानी कि हमने मल्टीपल लेवल्स पर अमेरिका को घेरने की कोशिश करी है। अब आपकी दादागिरी ना ट्रेड में, ना मिलिटरीली, और ना ही ये जो सारी डिप्लोमेसी में हम चलने नहीं देंगे। यानी कि आपने नींव पत्थर रख दिया एससीओ की मीटिंग में कि नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप सोने नहीं निकल गए हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप सोने नहीं निकल गए। और क्योंकि वंदना जी हमारे साथ यूएस से जुड़ी हुई हैं, वंदना जी गुड मॉर्निंग का समय था, लेकिन ये देखिए ये तो इन्होंने गुड नाइट कह दिया। एक नौशर मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज अगर आपने देखी हो कि आज जब ये पूरा का पूरा जब सिनेरियो चल रहा था, तो आज सबसे पहले यूएस एम्बेसी की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट आया, और उसमें खासतौर से उन्होंने ये लिख दिया कि भारत अमेरिकी रिश्ते को लेकर उन्होंने लिखा कि द पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रीच न्यू हाइट्स। ये न्यू हाइट्स कौन सी थी? ये 50% टैरिफ वाली न्यू हाइट्स, या भारत ने जब यहां पर एक नई तस्वीर दिखा दी तो फिर उनको न्यू हाइट्स नजर आने लग गई? वंदना जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी शुभ प्रभात है, आप लोगों की शुभ रात्रि होने वाली है। शुभ प्रभात में। बट लेकिन आज के युग में लावनी, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ढेर सारा प्यार है। थैंक यू सो मच। तो जब सुना कि तुम शो कर रही हो, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे से जो पहले कुलकर्णी जी ने जब बात कही ना कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, ये बात बहुत ही मायने रखती है आज के समय में। और हमने देखा है कि आज से अभी तो 1 वर्ष भी नहीं कहना चाहिए, 6 महीने नहीं 8 महीने हो गए। उससे पहले हम अमेरिका जब मोदी जी आए थे ट्रंप के ओथ के बाद में, तो किस तरह से बात कर रहे थे। बट लेकिन किसी भी चीज को हमेशा के लिए आप नहीं कर सकते। ये जो अभी हुआ है 50% टैरिफ का, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ के कोर्ट में भी जो नील कटियाल है, उन्होंने 7/4 का, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, उनको टाइम दिया गया है कि ये जस्टिफाइड नहीं है जो आपने टैरिफ का किया है। बट लेकिन भारत पे टैरिफ का कितना असर होगा वो मैं नहीं, मतलब आप सब लोग जानते हैं, एंड उससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन जो हम लोग भारतीय मूल के लोग जो यहाँ पे हैं, एंड वो भी और अमेरिकन, इनको भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो टैरिफ का है, चाहे मीन्स लाइक। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी तो टैरिफ सिर्फ अनाउंस ही हुआ था, 27 अगस्त से चलना था, बट उससे पहले ही टैरिफ से भी ज्यादा बड़े रेट्स लगा करके ग्रोसरी स्टोर्स में चीजें बिकने लग गई। मतलब, और ये जो हम लोग भोजन, अब मैं तो कोई पिज्जा बर्गर नहीं खा सकती ना, मतलब लाइक खाली मैं नहीं हूँ, 5 मिलियन डायस्पोरा के लोग हम लोग हैं, मतलब भारत से अमेरिका में। तो ये सब लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद में आपने देखा जैसे स्टेटमेंट दिया गया, सो वो इमेच्योरिटी शो करता है। दूसरी बात ये जो अभी आया है कि पुतिन, अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए कि पुतिन अलास्का होकर के गए थे, और हम जो है यहाँ पे भारतीय चैनल ही जब शो कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि पुतिन और
ट्रम्प की जो मीटिंग है आप उस पर इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं? देखिए उसका आउटकम में आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जो कहा वो बिकॉज इट वाज कोई चीज बहुत फेक दिखती है, लाइक हम एकदम से एनालिसिस पे आ जाते हैं, बट लेकिन अब जो वैश्विक शक्तियां और हैं, हम चाहे बात करें रशिया की, रशिया जो भारत का मतलब अभिन्न मित्र रहा है हर समय में क्राइसिस में, फॉरएवर फ्रेंड्स फॉरएवर। चाइना के साथ में भी रिश्ते पहले सुधरे थे, फिर बीच में जो हुआ तो बट इट्स अ वेट एंड वॉच। शायद अब मतलब क्योंकि अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होना बहुत जरूरी है। अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनर जरूर कहते हैं हम, क्योंकि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अभी इसमें नुकसान किसका एक हाथ से नहीं बचती। और आपने जैसे जिक्र किया कि आपने जो बातें कही थी, तो मैम वी वर द फर्स्ट चैनल जिसने सबसे पहले ये कहा था कि ये देखिए ये सामने जो दिख रहा है वो है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। तो वो पर्दे के पीछे की कहानी आज सबने देख ली। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, स्वामी जी आपने तीनों गेस्ट को सुना, और एक बात जो बहुत कॉमन जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, एक बात तो तय है, मोदी एज अ ग्लोबल लीडर ये उभर कर सामने आ चुका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने, अभी आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि अरे ये जो युद्ध हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी रिस्पॉन्सिबल है, और आज ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो भारत के रिश्ते, भारत के नेतृत्वकर्ता के साथ रिश्ते न्यू हाइट्स पर पहुंच रहे हैं। तो एक बात तो सबने मान ली है कि ये ग्लोबल लीडर सबकी जरूरत है। सुरेंद्र स्वामी जी। देखिए इस समय विश्व में 4 ही मजबूत और बड़े देश हैं, चीन, रूस, अमेरिका और भारत। आज भारत उस स्थिति में है कि वो इस 4 के ग्रुप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था, सामरिक रूप से मजबूती, विज्ञान में हमारी मजबूती, स्पेस में हमारी मजबूती, एआई और टेक्नोलॉजी में हमारी मजबूती सबके सामने है। और जब 4 देशों में 3 देश एक साथ खड़े हो जाएं और उन 3 देशों का जब लोगों को लगे कि भाई ये एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे से खुश हैं, तो मैसेज तो अमेरिका को मिलना ही था, जो मिल गया। और आज उन्होंने समिट से पहले जो अपना पोस्ट किया वहाँ के विदेश मंत्री ने, वो इस बात को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अमेरिका के भारत के रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं और आप ऐसा मत समझिए कि ये 1:3 हो गया है। तो वो तो एक पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने दिया, और वो उनको जो ये 3 लोग एक साथ आए तो वो उनको समझ में भी आ गया 3 देशों के आने से। दूसरी बात क्या है कि चीन को भी ये समझ में आ गया है कि जो वो MOU 2008 में कांग्रेस से करके बैठा था, तो वो उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब चाइना को कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। युद्ध करके भी उसने देख लिया, गलवान में इधर उधर क्रॉसिंग करके, तो उसको समझ में आ गया है कि अब कोई संभावनाएं है नहीं, और अब कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में कब आएगी कब नहीं आएगी उसका भी कोई आसार नहीं दिख रहा है। तो इससे बेहतर है कि अब जो NDA की और भाजपा और मोदी की सरकार है उससे अपने संबंध अच्छे कर। इसीलिए उन्होंने डीएस्केलेशन को स्वीकार किया, उसके बाद उन्होंने मानसरोवर का रास्ता खोला, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से रेड कारपेट वेलकम मोदी जी को दिया, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 2 पुरानी सभ्यताएं हैं और एलिफेंट और ड्रैगन को साथ आना चाहिए राष्ट्र के, संसार के हित में, विश्व के हित में, और हम लोगों के अच्छे संबंध बनने चाहिए, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि फॉर द टाइम भी चाइना ये चाहता है कि भाई मेरे भारत से संबंध अच्छे हों। और जहां तक हमारे रूस से वो तो खुलेआम है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। चाइना ने पहले भी क्या किया, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, फॉर द टाइम बिंग कम से कम ये चीजें तो चाइना भी समझ रहा है। तो सर 20 सेकंड में पूरा कर लीजिए, लेकिन आपके इसी पॉइंट को लेकर मैं संजय सर के पास जाना चाहती हूँ। 20 सेकंड प्लीज पूरा कर लीजिए अपनी बात। सर जी स्वामी सर प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जब वो मैसेज गया, और इसमें रशिया ने भी जो कहा, इन्होंने तो कहा कि सभ्यताएं, रशिया ने क्या कहा कि हमें जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको हमें रेस्टोर करना चाहिए, अपने डिस्कोर्स में उनको फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मित्र के साथ मित्रत्व व्यवहार कीजिए, दगाबाजी मत कीजिए। और ये सीधा सीधा मैसेज अमेरिका और दूसरे कंट्रीज को है कि भाई अगर आपको एक
डिस्कोर्स अब करना है दुनिया में, मतलब तो आपको दोस्ती की फ्रेंड है की तो तरह ही दोस्ती व्यवहार निभाओ, करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्ती की है तो दोस्ती निभानी होगी। लेकिन संजय सर, जी। जैसा कि अभी सुनील स्वामी साहब ये कह रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग, मतलब इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि चाइना के साथ भारत की गर्मजोशी के साथ ये रिश्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वही चाइना है जो सिर्फ और सिर्फ विस्तारवाद की नीति के साथ चलता है। तो भारत ने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्शन दिया है, क्या स्टैंड ये क्लियर है? क्योंकि ये भी कहा गया कि आपने गलवान के बाद अगर अंदर की डोमेस्टिक का पॉलिटिक्स की बात कीजिए तो वो कहीं ना कहीं से इस पर चर्चा हुई, लेकिन क्या आपको लगा कि इस बार जिस तरह से मोदी जी ने वहां धमक दिखाई, भारत ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, बहुत सारे सवालों के जवाब क्या वहां दे दिए गए? देखिए गलानी जी, गलवान के बाद इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो रिश्ते हैं वह अच्छे बनते जा रहे थे, और हमारी रेड लाइन थी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग दी LAC। अगर वहां पर डिसएंगेजमेंट और वहां पर माहौल अगर अच्छा होता है तो बाकी जो चीजें हैं वो सब हो सकती हैं, पर वहां पे अगर LAC के ऊपर तनाव रहता है तो हर कोई रिश्ते खटार में पड़ सकते हैं। तो ये तो क्लियर किया, और भारत भी जानता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। किसने सोचा था पहलगाम पाकिस्तान चलेगा ऐसे वक्त? किसी भी नहीं सोचा। इसलिए जब प्रधानमंत्री भी बात करते हैं सुदर्शन चक्र की, मोदी कहते हैं 10 साल तो दे रहे हैं 10 साल, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखना, करना, करवाना और उसको आत्मनिर्भर के रूप में बनवाना इतना आसान नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमने एयरक्राफ्ट जेट इंजन, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना है, तो हम रातों रात बना लेंगे। यहाँ पे 75 साल कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका इंजन बनाया हमने, उसके बावजूद भी वक्त लगा है और भी वक्त लगेगा। तो कोई भी ऐसे जो बीच टेक्नोलॉजी होती है उनको पाने में वक्त लगता है, तो उसके लिए धीरे धीरे करके ही हम लोग बन पाएंगे। तो दुश्मनी तो हम किसी से बोल नहीं लेंगे और ना दुश्मनी करना, लेकिन बहुत जरूरी है कि प्यूनिटिव डेटरेंस बहुत जरूरी है, कि हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस होना जरूरी है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया भारत ने, वो साफ दर्शाता था, कौन जानता था कि ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है। सब कुछ सोचते थे कि सिर्फ इजराइल में होता है, सब कुछ रूस और यूक्रेन में, जो भारत ने करके दिखाया, और 90 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान में घुटे थे, ये क्या दर्शाता है? वही पाकिस्तान जिसको चीन ने मदद की, वही पाकिस्तान जिससे टर्की ने मदद की, वही पाकिस्तान जिसका पूरा एयर डिफेंस चीन ने बनाया और उसको हमने पेनिट्रेट किया। उसके बाद जाकर के हमने उनके 8 आतंकी दल को ध्वस्त किया, उनके 11 एयर बेसेस ध्वस्त किए, उनके रेडार ध्वस्त किए। उसके बाद ही तो वो आए ना कि हमारे से सीजफायर करो। चाहे ट्रम्प कुछ भी कहे कि मेरे को नोबेल प्राइज दिलाओ, वो बात अलग है, लेकिन उसके पीछे भी ये था ना कि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन, जिसको अपनी स्वदेशी कहना चाहिए, स्वदेशी डॉक्ट्रिन जो तैयार कर ली, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर सामने रखी, सबसे ज्यादा उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देखिए, क्योंकि बात निकल रही है तो दूर तलक जाएगी, तस्वीरें आ रही हैं तो दूर तलक जाएंगी। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है, उन तस्वीरों का भी हम जिक्र यहाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले रणजीत में एक छोटा सा ब्रेक इस बार भी जारी है। तो ऐसी से निकली हुई तस्वीरों ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। बहुत तरीके से अब ये चर्चा होने लगी है कि मोदी ही द बॉस कहे जाने वाले हैं, और ऐसे में कुछ तस्वीरें आई, जरा जल्दी से उन तस्वीरों को दिखाइए। मैं शो प्रोड्यूसर शिवम को बोलूंगी जरा वो सबसे पहले तस्वीर लेकर आए कि जब यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से शी जिनपिंग और तमाम जो नेता हैं इधर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ पीछे कटे कटे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो उनको मिलती हुई नजर नहीं आती है। और जब शी जिनपिंग और पुतिन जा रहे होते तो आपने खुद देखा हो कि शहबाज शरीफ पीछे पीछे दौड़ते हैं कि किसी तरीके से शेखन हो जाए, लेकिन वो नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। और इसके बाद जो उनको एम्बैरेसमेंट हुआ उस पर बहुत चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर, अब यहां पर तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से पुतिन और मोदी साहब की जो इंटीमेसी है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। और शहबाज शरीफ टकटकी लगाए देखते ही रह गए कि पुतिन कम से कम उनकी तरफ एक नजर निहार तो लें, लेकिन यहां पर पुतिन इतने व्यस्त थे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बात करने में कि उन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो ये जो दो तस्वीरें आई, एक तरफ शी जिनपिंग और पुतिन के पीछे पीछे भागते हुए शहबाज शरीफ, और ये तस्वीर जहां पर मोदी और पुतिन की इंटीमेसी और वहां पर शहबाज शरीफ का इस तरह से टकटकी लगाकर देखना, किस तरह से अब सोशल मीडिया में लोगों को मीम बनाने का अवसर दे गया है। एक मीम अब आपके सामने रखते हैं, देखिए किस तरीके से खिल्ली उड़ रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की किस तरह से खिल्ली उड़ रही है, जरा देख लीजिए आप। 50% टैरिफ लगा दूंगा।
उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज़्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। तो ये तस्वीरें देखकर जब ये मीम सामने आए तो हर कोई ये हंसता हुआ नजर आया। मतलब पाकिस्तान की क्या छवि है, ट्रम्प की क्या छवि है, दुनिया ये समझने लगी है। आप लोगों ने भी ये तस्वीरें देख ली, जरा गेस्ट पैनल के पास लेकर आइए क्योंकि मुस्कुराहट सबके चेहरे पर है। मैं सबसे पहले वंदना झिंगन जी, ये तस्वीरें आई कि ये टैरिफ को लेकर ट्रम्प को चिढ़ाना और पाकिस्तान को भीख का कटोरा, भिखारी बताना, ये मीम्स बन रहे हैं। ये तो है अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर दुनिया की सोच। किस तरह से लेती हैं आप वंदना जी? और एक बात और मैम, आपने बोला था कि भारत पर क्या असर पड़ेगा ट्रम्प के टैरिफ का, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जीडीपी के मामले में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ा है मैम, और हमने 50 देशों के साथ ऑलरेडी डील कर ली है। भारत वो अर्थव्यवस्था है जो कोरोना में भी नहीं रुकी, तो फिर ट्रम्प के टैरिफ से क्या डरने वाली है? इसका असर अमेरिका के मध्यम वर्गीय परिवारों पर जरूर पड़ रहा है, ये सुनिश्चित है। वंदना झिंगन जी, देखिए आज जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की, और मैं यहीं इस धरती से, अगर आपको एक डायलॉग उनका याद हो, मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। यस, याद है आपको? उसने कहा था, बैठे ओवल ऑफिस में बैठे हुए, ये स्टेटमेंट उनका था। मोदी जी ने उसको प्रूव कर दिया है। तो इस चीज को मतलब उसने गेस तो कर लिया था, बट लेकिन ही नेवर थॉट कि मेरे एस्टिमेशन, बट लेकिन एडवाइजर्स जो हैं इनके इस वक्त जो यहाँ हमारे आसपास हैं ट्रम्प के, वो उनको सही एडवाइस नहीं मिल रहा है। और इस बात की हम सब जो पीपल इन डायस्पोरा, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा। तो ये जो संदेश है पाकिस्तान का, तो कोई नया बात नहीं है, बट लेकिन हैरानी इस बात की, अगर आपको याद हो कनाडा में जो समिट हुआ था जिसको छोड़ के प्रेसिडेंट ट्रम्प जल्दी वापस आ गए थे, उन्होंने मोदी जी को भी इनवाइट किया तो मोदी जी नहीं आए थे, और उसके बाद में जो उनके आर्मी चीफ हैं उसको 2 बार लंच पे बुलाया। सो ये चीजें जो गलत संदेश जा चुके हैं उसको भी दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकते कि एक तरफ से तो आप बात करते हैं, और यही ट्रम्प थे जिसने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था, किसी और वर्ल्ड लीडर ने नहीं कहा था, रेडिकल इस्लाम की बात उन्होंने ही कही थी। बट लेकिन क्या वो सिर्फ बात ही थी? क्योंकि जब प्रूव करने की बात आई तो आप उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ये बात जो है दुनिया देख रही है। और जैसे ही आपने कहा कि आज जो है पैराडाइम शिफ्ट तो है, मैं बिल्कुल वो देख रही हूँ कि ऑर्डर्स जैसे भारत से दूसरे नेशंस ने कहा है, क्योंकि भारत इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड ये भारत के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से आप इस चीज़ का, स्थिति का जवाब दे सकते हैं। और हम तो ये बात पहले से कहते हैं। मेरे को तो आज के दिन में भी आप लवनी, मैकडोनल्ड एक कंपनी है जो शिकागो बेस्ड है, जिसने पूरे विश्व में छाई हुई है। मैंने आज तक कभी शिकागो क्या यूएस के भी मैकडोनल्ड के अंदर नहीं गई हूँ, बिकॉज टेस्ट की जहाँ तक बात है, मेरे को किसी भी दिन अपने समोसे ज़्यादा बेटर लगेंगे, बट एक रॉन्ग जो नैरेटिव है उसको काटने की ज़रूरत है। जैसे हमारे लोग बोलते हैं कि मिठाई खाने से तो शुगर हो जाएगा बट चॉकलेट खाने से नहीं होगा, ये बात सही नहीं है ना। सो एक्सेप्ट करें कि आपके पास जो अपना है वो बहुत ही गहरा और गौरवान्वित है। ये मेरा संदेश है मेरे भारतीय भाई बहनों को आपके चैनल के। बिल्कुल, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फॉल्स नैरेटिव, सुमित जी, ये फॉल्स नैरेटिव बहुत काम कर जाता है कई बार। परसेप्शन, मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ जब मैं पॉलिटिकल डिबेट्स करती हूँ तो मैं पूछती हूँ अपने गेस्ट से कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, लेकिन अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी परसेप्शन की अपनी एक बहुत बड़ी स्पेस होती है। ये जो आज जो परसेप्शन आ रहा है विद ऑल दीज फिगर्स, जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक बात तो तय है कि चाइना भी ये समझ चुका है कि उसका 1.4 बिलियन जो उनकी पॉपुलेशन है और भारत का 1.4 बिलियन, ये 2.8 बिलियन की जो ताकत है वो बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन इस बदलाव के बीच में भी भारत को क्या पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए चाइना पर, पुतिन पर, रशिया पर? तो देखिए भारत का भरोसा है क्योंकि उन्होंने उस भरोसे को, उसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखा। लेकिन चीन ने उस विश्वास की विश्वसनीयता को बरकरार नहीं रखा है। बीते इतिहास को अगर देखें तो क्या भारत को पूरा भरोसा करना चाहिए? सुमित जान जी।
पहली बात आपको मालूम है कि मैं खुद चाइना में रहता हूँ जी, इसीलिए तो मैं हमने आपको दावे के चीन साथ से बोल लाइव सकता भी हूँ। लिखा है, मुझे पता है जी। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ ऑलरेडी जले हुए हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ जो यहाँ पे कंपनीज हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, जबकि उन कंपनीज में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दोगले। पहली बात ये। दूसरा, मोदी जी ने इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखा, और जो आपने बोला परसेप्शंस की बात, मोदी जी सीधा चाइना नहीं गए, सबसे पहले चाइना गए, चाइना के पहले वो जापान गए। उसका रीजन था, हम एक मैसेज देना चाहते थे हम लोग चाइना को कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। ये परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और चाइना और जापान की दुश्मनी वैसी ही है जैसे भारत की पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो दुश्मनी है, हम पहले उसके दुश्मन के पास गए, वहां से इन्वेस्टमेंट्स लिया, और वो टेक्नोलॉजीज हम लेकर आए हैं जो चाइना खुद चाहता है। सेमीकंडक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं जो चाइना चाहता है कि उसे मिले, लेकिन हम सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की वहां से बातें कर इन्वेस्टमेंट्स लेने के बाद हम चाइना में गए हैं। एक डायरेक्ट मैसेज हमने चाइना को भी दिया, अमेरिका को भी दिया, आई हैव ऑप्शंस, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। ये परसेप्शंस के मास्टर हैं मोदी जी। और उसके बाद जो वहां पर जाकर, चाइना में जाकर भी जैसे उन्होंने बातें करी है, जैसे उन्होंने ऑन किया है पूरे एससीओ की मीटिंग को, आपको वहां पे कोई और वर्ल्ड लीडर दिखता नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये मीटिंग भारत में हो रही है, चाइना में नहीं हो रही। तो वहां पे आपको शी जिनपिंग दिखते नहीं है, वहां पे आपको मोदी जी हर जगह पे दिखते हैं, कभी पुतिन के साथ हैं, कभी शी जिनपिंग के साथ है, और एक भिखारी भी खड़ा है वहां पर कटोरा लेकर हाथ में, और बोला भी आपकी वो मीम में जो था कि एक भिखारी है उधर मत देखना, ये तो भीख मांगने लग जाएगा। तो ये आपने ऑन किया है चीजों को, और ये परसेप्शन जो आपने एक मैसेज भेजा सभी दुनिया को कि नाउ द वर्ल्ड हैज टू एक्सेप्ट भारत राइजिंग फोर्स। आपने पहले बोला कि जो कोविड था हमने राइज किया, हमने अभी भी जो 7.5% के ऊपर हम राइज कर रहे हैं, अभी तो टैरिफ लगे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं खुद अपने व्लॉग्स करता हूँ, मैंने उसमें भी बोला है, हमें थैंक्स बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब से टैरिफ लगने की बातें बोली हैं, पहले उसने चाइना को बोला कि टैरिफ लगाऊंगा, 250% टैरिफ कर दिया, उसके बाद भारत को बोला, उसके कारण चाइना ने भारत को एडवर्सरी की तरह देखना बंद कर दिया है। अब वो डेवलपमेंटल पार्टनर बोलता है भारत को। ये थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि आज जो हमारे बॉर्डर के ऊपर तनखियां थी वो कम होनी शुरू हो गई हैं। ये परसेप्शंस है, और ये परसेप्शंस को कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात हुई, आपदा को अवसर में बदलना, ये जो स्लोगन था स्वामी जी, ये स्लोगन भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेकर आए थे, आपदा को अवसर में बदलना। तो यहाँ पर तो बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या ये ऑप्टिक्स काम कर जाएगा? क्योंकि आप देखें, जो चीन जाने से पहले यहाँ पर किस तरीके से स्थिति पैदा हुई कि चीन पे के पास क्यों जा रहे हैं, चीन से गलबैयां क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई, क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, इसका जवाब जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सब लोग समझते हैं इस बात को कि आप चीन में गलवान को लेकर के सबको बता रहे हैं, पाकिस्तान से जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आप कह रहे हैं कि चीन ने मदद की। आप ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान ने हमसे 4 युद्ध किए, हमारे हजारों लोगों सैनिकों को पिछले 60 साल से 70 साल से मार रहा है, तो हमको पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए? हमको पाकिस्तान से भी वही व्यवहार करना चाहिए जो वो चीन के लिए कह रहे हैं। पर वो ये नहीं कहेंगे, वो चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है इसलिए चीन से गलबैयां नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान जो हम पे डायरेक्ट अटैक करता है उससे गलबैयां करें। तो ये तो दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था लावनी जी कि जो आपने बात की थी ना बॉस वाली, देखिए 4 बड़े देशों में आपको शायद मालूम होगा, अर्नेस्ट यंग ने अभी कहा है कि अगर हम पीपीपी पे जीडीपी देखते हैं वर्ल्ड की, तो वी आर ऑन 3rd पोजीशन सर 3rd पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे आ जाएंगे जनवरी में सर। नहीं, हम दूसरे नंबर पे हैं पीपीपी में अमेरिका के बाद। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नंबर पे हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी जो जीडीपी है वो बहुत आगे है। ठीक है। और अगर चाइना भी मोदी जी से कह रहा है आप साथ आइए, और रशिया भी कह रहा है, और जेलेंस्की भी फोन कर रहा है, आपने ये बात नोट की होगी कि जो रशिया और इंडिया के बायलैटरल से पहले जेलेंस्की भी मोदी जी को कह रहा है भाई मेरा भी बिल्कुल, यानी ये सारे जो प्रेशर्स हैं, बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल सर के पास जल्दी से चलती हूँ क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। ये जो सारी पिक्चर्स है ऑल इन ऑल मिला दे तो भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस पर हम पूरे 40 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध क्या रहेगा रोल सर अब आज की तारीख के बाद से? संजय सर।
देखिएगा व्लादिमीर जिस प्रकार से जेलेंस्की ने पुतिन अपने मोदी जी से बात की है, ये कह करके कि आप पुतिन से मिलेंगे तो सिफारिश कीजिएगा कि लड़ाई बंद करें, ये साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से पुतिन ने भी कहा है कि अलास्का में मेरी बातचीत अच्छी हुई है, मैं ये वो मानते हैं कि बात अच्छी हुई है उनकी, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि आज अगर अपने प्रधानमंत्री के साथ बात करने के बाद अगर अगले एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन में लड़ाई तकरीबन खत्म होने का अंदेशा अगर नजर आता है तो ये साफ दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं पर ट्रंप का प्रभाव, अपने मोदी जी का प्रभाव पड़ा है और रूस को जो सोच रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड कि उसको खत्म कर देंगे, वो उससे नहीं हो पाया। तो फिर वो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर कि भारत है तो बहुत कुछ मुमकिन हो रहा है, क्योंकि ये नया भारत है और नए भारत की नई ताकत है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े आज। इसीलिए मैंने कोई पॉलिटिकल बहस मुबाहिस नहीं रखी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे दर्शकों तक जो संजीदगी है इस मुद्दे की वो आप जैसे विशेषज्ञों के माध्यम से उन तक पहुंचे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बातें आप लोगों की तरफ से कही गई हैं, ये बातें एक प्रभाव डालेंगी भारत की जनता पर, ये समझने के लिए कि अगर हम कहते हैं कि मोदी द बॉस, तो इसके पीछे कुछ वजह हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है, शक्ति बिंदु बन रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी हमारी ताकत है। वो ताकत हमारी एकता की है। ये एकता बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ तुरंत क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।